Hello friends, in this video we will discuss chapter 8 Social Science of class 10. Chapter name is National Awakening and Establishment of Political Organization in India. भारत में राष्ट्रीय जागृति किस प्रकार हुई और नए नए राजनीतिक संगठनों का उदय कैसे हुआ, इस बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फर्स्ट हेडिंग आती है रीजन ऑफ नेशनल अवेकनिंग इंडिया। वो कौन कौन से कारण थे कि भारत के अंदर 1857 क्रांति के बाद दोबारा से जागृति हुई, ऐसे कौन कौन से रीजन थे वो। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट रीजन है पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 की क्रांति के बाद जब वो 1857 क्रांति को जीत गए तो पूरे देश को उन्होंने एक कानून दिया, लगभग सारे देशों में एक कानून लागू किया। जितने जो अलग अलग पार्टों में अपना देश बटा हुआ था, अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं लोगों के अपने देश थे, कंट्रियां थी, स्टेट थे, राज्य थे, राजाओं के राज्य होते थे उस वक्त। उन सबको इन्होंने जीत कर एक कर दिया, मिला दिया पूरे हिंदुस्तान को, और मिलाकर उन्होंने एक नियम कानून के ऊपर लगाए। इससे लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द अवेकनिंग ऑफ इंडिया। ये महत्वपूर्ण कारण है कि द्वारा से कैसे हम लोगों में जागृति है। जो हम लोग आपस में लड़ रहे थे क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, अंग्रेजों ने हमें एक कर दिया एक कानून लगाकर। तो पॉलिटिक रीजन आता है जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक नियम का कानून लागू किए, जिससे हमें एहसास हुआ कि हम सब एक हैं, अलग नहीं है। सेकंड रीजन है रिलीजियस एंड सोशल रिसोर्जेंस। बताया गया जो धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण किया गया। नए नए एक तरह से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे ऐसे ये संत हुए जिन्होंने हमारे अंदर एक नई चेतना का विकास किया। हमें बताया कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी, हमारे पूर्वज कितने महान थे। जब हमने इन बातों को सुना और जाना तो हमारे अंदर फिर से एक नई चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स। और हमारे ऊपर पश्चिमी लोगों की सभ्यता का, वहाँ के लोगों की सोच का असर पड़ा, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग विदेशों में गए, वहाँ पढ़े, उन्होंने जाना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। वो वापस जब इंडिया आए तो उन्होंने उसी चीज को फैलाया कि भाई वहाँ पे तो इस तरह से लोग सोचते हैं। इन चीजों को उन्होंने जागृत किया लोगों को कि भाई वहाँ पे अपन अपनी बातों को इस तरह से मनवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग इस तरह से करते हैं। तो इन चीजों से भी हमारे अंदर एक नई जागृति का विकास हुआ। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट, और एक अलग हेडिंग है समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव इतना हुआ। उस वक्त यूरोप में भी कुछ ऐसे आंदोलन हुए जहां ब्रिटिश लोगों की गवर्नमेंट थी, फिर भी वहां पे आंदोलन के बाद ब्रिटिश लोगों को उन्होंने झुका दिया और अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया। जब इस बात का पता इंडिया में रहने वाले लोगों को चला तो उन्होंने कहा हम भी इनको झुका सकते हैं बाय द मूवमेंट के द्वारा, आंदोलन के द्वारा। ये भी एक रीजन रहा हम लोगों में द्वारा जागृति आने का। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों का माध्यम का विकास किया, परिवहन के साधनों का विकास किया, जिससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेशों को भेज सकते थे, पहुंच सकते थे। इससे हमें एकजुटता की भावना का विकास हो गया। हम सब एक ही छोटा सा लगने लगा पूरा देश, और इस प्रकार हमें फिर एक नई सोच जागृत हो रही थी। इस कारण हम अपने संदेशों को बहुत आसानी से एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते थे, जिसका मेन रीजन रहा था अपन 1857 स्ट्रगल हारे, कम्युनिकेशन की व्यवस्था सही नहीं थी, वो अंग्रेजों ने ठीक की और हम लोगों में द्वारा से चेतना जागृत हो रही है धीमे धीमे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एशियन इंडियन कल्चर। भारतीय जो समाज है, जो प्राचीन इसकी सभ्यता है, इसको लोगों ने द्वारा से पढ़ा तो जाना कि हमारे पूर्व किस प्रकार कैसे थे, पूर्वज हमारे किस प्रकार के थे। तो उसको सुन सुन के लोगों में फिर से नई चेतना का विकास हुआ। इंडियन न्यूज पेपर एंड लिटरेचर। भारतीय समाचार पत्र और यहाँ के ग्रंथ, लिटरेचर है, पुस्तक हैं। उन्होंने समाचार पत्रों में ऐसे ऐसे लेख छापे कि लोगों ने जब उन लेखों को पढ़ा तो उनके अंदर एक नई उमंग, उत्साह की एक तरह से संचार हुआ। और जो बुकें लिखी गई उन बुकों को पढ़ के कुछ नारे दिए गए, जिन नारे आपने सुने होंगे,
इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे एग्जैक्ट नहीं कह सकता किस वक्त के थे, क्योंकि अभी अपन उस पर पहुंचे नहीं है। अभी अपन चैप्टर 8 में पढ़ रहे हैं, ये 9 चैप्टर में अपन कुछ नारों के बारे में जानेंगे। अभी तो अपन सोशली उस पृष्ठभूमि को जान रहे हैं जिस पृष्ठभूमि के कारण हमने आज़ादी के लिए कुछ प्रयत्न करना शुरू कर दिए थे। कैसे हम लोगों में जो 1857 क्रांति को हम लोग मुरझा गए थे, हार चुके थे, उन लोगों में कैसे एकता, कैसे यूनिटी, कैसे उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि हार के बाद दोबारा से एकत्रित होना, उठना और अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए ताकत और सामर्थ्य को पैदा करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन ये हो रहा था क्योंकि लोग जागृत हो रहे थे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति को जान रहे थे, ऐसे लेखों को पढ़ रहे थे कि उनके अंदर नई चेतना ऊर्जा का विकास हो रहा था। ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी थी कि हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा वो शोषण कर रहे थे, वो आए इसलिए थे व्यापार करने के लिए, हमसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, तो हमारे अंदर वैसे ही शोषण हो रहा था, तो उन्होंने लगा कि यार गरीबी से मरना तो अच्छा है कि लड़के ही मरे। एक ये चीजें कुछ रही जिससे लोगों में विद्रोह करने की भावना का दोबारा से विकास हुआ। द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजाति भेदभाव की नीति उन्होंने अपनाई कि बंगाल के 2 भागों में बांट दिया, वो लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं। तो लेकिन लोग जब अब सब एक हो चुके थे, कानून एक था, तो लोगों में एकता की भावना का विकास हो गया। इससे यही कारण था कि अब वो लोग दोबारा से खड़े हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ कि अब आप बताइए, आप हमें आजाद करिए। इसके बाद आता इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें अंग्रेज कोई यहाँ पे अगर क्राइम कर देते तो उनका जो उन्होंने ये स्थापित की थी जज वाली प्रणाली कि आपके कानून व्यवस्था है, आप जाएंगे वहाँ पे आप मुकदमा लड़ेंगे और वहाँ पे जो जज होगा वो अंग्रेजों का पहले केस अंग्रेजी जज सुनते थे और हिंदुस्तान में कोई केस होता था उनका केस हिंदुस्तान के जज ही सुनते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल में उन्होंने रखा कि भाई ऐसा है कि अब हिंदुस्तान के जज भी अंग्रेजों का केस सुनेंगे। इसके विरोध में अंग्रेजों ने एक मूवमेंट कर दिया जिसको इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो इससे भी लोगों को पता है यार ये लोग इकट्ठे होकर किसी काम को कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार एक के बाद ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि लोगों में दोबारा से चेतना जागृत हुई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पीरियड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब लोगों ने एक ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ ग्रुप बने। ये कांग्रेस पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, इससे पहले भी लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू कर दी जिनकी सोच एक जैसी थी, जो देश के लिए काम करना चाहते थे। जैसे कि इनमें जो पहले ग्रुप बने उनके नाम है पूना सार्वजनिक सभाएं 1817 बनी थी, इंडियन लीग 1875 बनी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है जो 1876 में बना, और मद्रास महाजन सभा 1884 और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885। एक के बाद एक संगठनों के नाम है जो कांग्रेस पार्टी के बनने से पहले ये संगठन बने हैं। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आप सबको पता है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कारण ये था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग विद्रोह कर रहे थे, तो जो गवर्नमेंट थी वो विद्रोही थी, उनमें एक गैप बना दी, एक दीवार बना दी। वो ए.ओ. ह्यूम ने की। हिंदुस्तान के कुछ लोगों को भर्ती किया इस संगठन के अंदर। उनसे बोला गया कि भाई आप जो भी अपनी मांगे लड़के नहीं बातों से मनवाएं, आप हमें एप्लीकेशन लिखा करें, मेमोरेंडम दिया करें, उससे हम आपकी बातों को सुना करेंगे, पूरा कर दिया करेंगे। लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। तो इसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और एक ग्रुप धीमे धीमे बहुत बड़ा होता चला, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इसका सपोर्ट किया, इसलिए एक ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जिसे अपन भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इनके उद्देश्य व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो मेन चीज यही था, ये लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे, अपनी बातों को इच्छाओं को कुछ चीजें होती थी मेमोरेंडम के द्वारा पूरी करवाना चाहते थे, बिना लड़े अपने देश को विकसित करना चाहते थे। इसके मेन उद्देश्य यही थे जिससे इसका विकास हुआ था, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन बाद में इसका उद्देश्य बदल गया। तो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है जिसका मतलब ये है बाद में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद या उग्र राष्ट्रवाद। जब ये नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी हो गई और जब ये मेमोरेंडम के द्वारा अपने कामों को करवाने लगे, स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने बहुत सपोर्ट किया इसका, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया।
तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। एक तो उदारवादी लोग जो ये चाहते थे बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बातों को मनवाते रहे, ऐसी बार बार भूख हड़ताल करते रहे और मेमोरेंडम देते रहे, एप्लीकेशन देते रहे और ये अपनी बातों को हमारी बातों को पूरा कर ले। लेकिन दूसरे ऐसे लोग थे कि हमारी बात हमारा देश, इसको अगर आप नहीं मानोगे तो उग्रता के द्वारा मनवाया जाएगा, अर्थात हम ऐसे हिंसक आंदोलन करेंगे जिससे आपको मजबूर कर देंगे कि आप भी हमारी बातों को माने। और इसी में कुछ अलग अलग नेता हुए हैं जिन्होंने जो अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले थे, जिसमें मैं लाला लाजपत राय आपको आगे बताया जाएगा कौन कौन विचारधारा के कौन कौन से लोग थे। उदारवादी जो लोग थे वो किस तरह से अपनी मांगों को मनवाते थे और राष्ट्रवादी लोग किस तरह से मनवाते थे। इसमें एक अलग हेडिंग और आई है कि जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कि लिबरल नेशनल थिंकिंग, बून की सोच क्या थी और इम्पोर्टेंट सोशल अचीवमेंट और मॉडरेट कौन कौन से कारण थे। मॉडरेट एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक तरह से इनका उदय हुआ है, तो मैं भी बता रहा था कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण ये उदय हुए उग्र राष्ट्रवादी लोग। क्योंकि उदारवादियों के कार्यपत्र के प्रति असंतोष था, एक तरह से कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड द वर्किंग ऑफ मॉडरेट। जो मॉडरेट लोग थे उनके काम करने के तरीके से कुछ लोग परेशान हो चुके थे, यार ऐसे कब तक काम चलेगा। फेलर ऑफ लेजिटिमेट मूवमेंट, और वो जितने भी आंदोलन कर रहे थे सबके सब फ्लॉप होते चले जा रहे थे। इस तरह एक के बाद असंघ आंदोलन की विफलता, ब्रिटिश शासन की प्रकृतिवादी नीति, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, ये सारी की सारी ऐसी चीजें थी जिनसे एक नई सोच को जन्म दिया, एग्रेसिव नेशनलिज्म को जन्म दिया। जो मॉडरेट लोग थे उनके जो सोच थी, काम करने का तरीका था उस। और अंत में इतना ही कहूंगा मैं इसमें कि जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिन्होंने लगा कि देश को जरूरत है, उनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्योंकि अब ये अपने कार्यों के तरीकों को उदारवादी लोगों से अलग कर चुके थे। मैं आपको बताया उदारवादी लोग प्यार से करना चाहते थे और ये लोग अपनी बातों को जो जायज मांगे थी उनको मनवाना चाहते थे बाई एनी कॉस्ट, किसी भी प्रकार किसी भी कीमत पर। और इस प्रकार उदारवादी प्लस उग्र राष्ट्रवादी लोगों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।